मित्रों नमस्कार। आज फिर हम आप चर्चा करेंगे हिंदुस्तान में जो बैंकिंग घोटाले हैं, खास करके कोऑपरेटिव बैंक्स में। जैसा पिछले वीडियो में भी हमने शेयर किया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की प्रत्यक्ष लापरवाही आज हिंदुस्तान के एक आम आदमी का पैसा डुबो रही है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये घोटाले होते हैं। चर्चा करने के लिए फिर हमारे साथ कोऑपरेटिव बैंकिंग एक्सपर्ट राकेश टंडन जी हमारे साथ मौजूद हैं। टंडन जी, पुनः आपका स्वागत है न्यूज़ 24 प्राइम के इस विशेष टॉक शो ओपन माइक में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बैंकों को, कोऑपरेटिव बैंकों को जो लाइसेंस दिया जाता है, ये जिला स्तरीय होता है या प्रदेश स्तरीय होता है या राष्ट्रीय होता है? बैंकिंग में जो लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक कोऑपरेटिव बैंकों को देता रहा है वो अर्बन बैंक के हिसाब से जिला स्तर पे ज़्यादा होता है। जिला स्तर पे ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ में मल्टी स्टेट के भी लाइसेंसेस होते हैं, कुछ में जो है इंटर स्टेट के भी होते हैं, और कुछ में जो है वो जैसे देहात साइड में भी वो दे देते हैं। हाँ, तो देहात वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। देहात में हो जाती है, तो मतलब इसका कोई अभी कोई फिक्स नहीं है कि केवल जिला स्तरीय होगा या प्रदेश स्तरीय होगा या राष्ट्रीय होगा। अर्बन बैंक डिपार्टमेंट का अगर कोई आदमी चाहे, अर्बन बैंक जो अर्बन बैंक हैं उनके जो लाइसेंस आते हैं वो जिला स्तर पे आते हैं, कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पे। टंडन जी, ये बताइए, पिछली बार आपने वीडियो में एक बात शेयर करी थी कि रिजर्व बैंक इन बैंकों को मॉनिटर्ड करती है, हर साल इनका फाइनेंशियल इंस्पेक्शन करती है। तो जब हर साल, क्या ये एएफआई जो है हर साल होती है या 2 साल में होती है या 3 साल में होती है, या ये रिजर्व बैंक की मर्जी है, करे ना करे? देखिए अश्विनी जी, ऐसा है कि एक कानपुर में फेडरल कोऑपरेटिव बैंक थी जी। इस बैंक का जो सेक्रेटरी था वो यूनाइटेड मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड यहाँ पे कानपुर में है, अर्बन बैंक, उसका वो चीफ मैनेजर था गवर्नपुर शाखा का, और वो इसी प्रकार के फ्रॉडियल व्यक्तित्व का व्यक्ति था। और उसने बड़ा ही एक खेल किया। उसने ये किया कि उसने यूनाइटेड मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से इस्तीफा देके रजिस्ट्रार को कांटेक्ट किया और अपने परिवार के लोगों को मिला के एक सोसाइटी बनाई। सोसाइटी बनाने के बाद उसने भारतीय रिजर्व बैंक को अप्रोच किया और उसने घाटमपुर से लाइसेंस प्राप्त कर। अब घाटमपुर से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उसको कानपुर देहात का लाइसेंस था, फिर भी जो है उसने यहाँ कराची खाने में उसकी एक शाखा खोली, और शाखा खोलने के बाद उसने बड़े पैमाने पर घोटाले शुरू किए। कितने का घोटाला था ये लमसम? ये करीबन 5-5.5 करोड़ का था। 5-5.5। और बैंक खुले हुए मात्र 2-3-4 साल में थे। और उसने इस प्रकार से मतलब घोटाले किए कि भारतीय रिजर्व बैंक की आंख में तो धूल झोंका ही झोंका, और जो सहकारिता विभाग है वो तो आंख बंद करके ही बैठा रहा, क्योंकि ये बैंक उस वक्त 93 वगैरह का था, 1993 का था। 1993 का था। तो टंडन जी, सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक किसी को भी लाइसेंस दे देता है? क्योंकि जैसा आपने बताया कि अगर ये इस प्रवृत्ति का व्यक्ति था और एक बैंक को छोड़ करके इसने अपनी बैंक के लिए अप्रोच किया, तो क्या रिजर्व बैंक इस बात को वेरीफाई और जस्टिफाई नहीं करता कि जिस व्यक्ति को हम लाइसेंस देने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, या केवल पैसों और रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के चलते जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं उनकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है? आप सही कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये रजिस्ट्रार अभी भी, अगर रजिस्ट्रार के ऊपर आप जाइए तो ये अभी भी ये कहते रहते हैं कि आप सोसाइटी खूब बनाइए, खूब सोसाइटी बनाइए, उसमें सचिव नियुक्त करिए, सोसाइटी बनाते रहिए। ये एक्चुअल में एक काकस है जो यहाँ से एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सोसाइटी को अप्रोच करता है, और उसकी सेटिंग इस प्रकार की है कि वो भारतीय रिजर्व बैंक तक पहुँच जाती है, और भारतीय रिजर्व बैंक तक पहुँचने के बाद वो उसके मापदंड को किस प्रकार से देखते हैं ये आज तक नहीं समझ में आया, और लगातार कोऑपरेटिव में घोटाले होते चले जा रहे हैं, लगातार कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले होते चले जा रहे हैं, और उनको लाइसेंस दे दिया जाता है। अब इसके पीछे क्या राज है ये तो कहना बहुत मुश्किल है,
टंडन जी, हम लोग फिर अपने मूल उससे भटक गए। ये AFI जैसे एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन, यानी इस हिसाब से तो ये प्रतिवर्ष होना चाहिए। यदि ये प्रतिवर्ष होता है तो ये NPA 2 साल 3 साल में ये 50% तो 75% कैसे हो जाता है? देखिए, क्या रिजर्व बैंक इस NPA की जानकारी आम नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता। ये RTI में देखिए आप, ये RTI है, इसमें ये फेडरल कोऑपरेटिव बैंक की हम लोगों ने पूछा कि आपने 97-98 में AFI क्यों नहीं की? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जवाब दिया कि ये हमारे मानदंडों के ऊपर निर्भर करता है कि हम करें या न करें, और जब वो नहीं करते हैं तो ये घोटाला कर लेते हैं। मतलब बड़ी गंभीर स्थिति ये है कि घोटाले का पूरा अवसर भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी देते हैं, केवल इस बिना पर कि ये उनकी मर्जी है कि चाहे वो हर साल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन करें या वो 2 साल में करें या 3 साल में करें, कोई इसका निर्धारीकरण नहीं है। कहने को तो ये AFI है, जहाँ तक आपने जैसा कहा, परंतु ये टोटल जो है भारतीय रिजर्व बैंक की मर्जी पर निर्भर करता है और यहीं से घोटाले का जन्म होता है। टंडन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि NPA तो हर साल के हिसाब से कैलकुलेट होता होगा? बिल्कुल। तो जब ये हर साल के हिसाब से कैलकुलेट होता है तो क्या ये संभव है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में एक साल में ही 50 या 75% NPA हो जाए? नहीं, कभी नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक कभी भी NPA की सही जानकारी नहीं देता, कभी भी CRR और SLR की जानकारी सही रूप से ये CRR और SLR क्या होता है? ये कैश रिजर्व रेशियो जो बैंक में जमा, जैसे अगर आपकी मान लीजिए 100 करोड़ रुपया बैंक, 100 करोड़ की बैंक है, तो आपके पास 4 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है। अच्छा। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी जो होती है वो जमा करना होता है SLR के रूप में। अच्छा। अब वो रुपया मेंटेन अगर हो, सही ढंग से अगर मेंटेन किया गया होता फेडरल कोऑपरेटिव बैंक के मामले में, तो उनके ग्राहकों को पैसा मिलता। आपके चैनल पे इंटरव्यू आने के बाद कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने अपनी ये ओरिजिनल FDRs दिखाई है मेरे। ये ओरिजिनल FDR है जिनका आज तक पेमेंट नहीं मिला है, क्लेम दाखिल किया जा चुका है, ये क्लेम के पत्र हैं, रजिस्ट्रार को ये सब क्लेम दिए जा चुके हैं, लेकिन ना तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो बना है वो ना तो ग्राहकों को कोई ध्यान देता है। और ये उनकी देखिए पासबुक भी ओरिजिनल है, इसमें आपको मैं रुपया दिखा देता हूँ, इसमें 1,65,200 रुपया इस बंदे का जमा है और वो पूरी तरह से डूब गया। और क्लेम सब दाखिल हैं, रजिस्ट्रार के यहाँ भी दाखिल हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट में भी दाखिल हैं, लेकिन ग्राहक अपनी चप्पलें घिसते मर गया। न जाने कितने लोग उसमें से मर चुके हैं, लेकिन ग्राहकों को पैसा आज तक नहीं मिला। आखिर वो CRR SLR जो इन्होंने रखी थी, क्या उससे भी पैसा ये नहीं दे पा रहे थे? फिर CRR और SLR का मतलब क्या है भारतीय रिजर्व बैंक में? बड़ी शर्मनाक स्थिति है ये, खास करके भारतीय रिजर्व बैंक के लिए, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के लिए, दोनों ही केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, कि किस तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए जनता को लुटवा रहे हैं। जैसा कि टंडन जी ने शेयर किया कि CRR SLR अगर यही प्रॉपरली मेंटेन होता तो शायद ये क्लेम्स के कुछ डिस्पोजल होते, क्योंकि PMC का मैटर एक हाई प्रोफाइल मैटर था, घोटाला 4,500 करोड़ का था, इसलिए वो पब्लिक इशू बना। लेकिन इस तरीके की छोटी छोटी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, जो 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़, जिनका हकीकत में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई स्थान नहीं है, लेकिन इसमें एक आम आदमी मरता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि टंडन जी ने ओरिजिनल FD दिखाई, ओरिजिनल पासबुक दिखाए, दाखिल किए हुए क्लेम्स के पेपर दिखाए, तो ये रिजर्व बैंक कर क्या रहा है? रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स कर क्या रहा है? टंडन जी, इसमें लिक्विडेटर भी कोऑपरेटिव डिवीजन बैठालता है। बिल्कुल। तो क्या ये 293 की इस घोटाले में अभी तक लिक्विडेटर ने कोई कार्रवाई नहीं करी? पता नहीं कहाँ है लिक्विडेटर, कहाँ है लिक्विडेटर। अगर उसने संपत्ति को लिक्विडेट भी कर दिया होता तो ग्राहकों को पैसा मिलना चाहिए था। और ये इसका स्पष्ट संदेश ये जाता है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश
भी इतने ही बड़े घोटालेबाजों के साथ मिला हुआ है और इन घोटालों में उसका भी पूर्ण संरक्षण और पूर्ण उसका आश्रय है। नहीं तो 1993 के इस भागी हुई बैंक में अब तक लिक्विडेशन क्यों नहीं हुआ, लिक्विडेटर क्या कर रहा है, लिक्विडेटर ने अगर किया तो क्या किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसका जवाब हम आप मिल करके कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से भी लेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट होती है कि ये जो घोटाले हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक और कोऑपरेटिव विभाग की मिलीभगत से होते हैं। टंडन जी, किस तरीके के ये गवर्न ये लोग करते हैं, ये जो कोऑपरेटिव बैंक वाले ये किस तरीके से गवर्न करते हैं, कुछ आइडिया? देखिए, इसमें अपनों की सेवा बहुत होती है। अच्छा, ये रुपया लेके बैठते हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि एक नई परंपरा कोऑपरेटिव बैंक में आई, एजेंसी के थ्रू लोन देना। अभी हाल में हमको अपने सूत्रों से ये पता चला कि जो अभी लेटेस्ट पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक बंद हुई है उसमें कोई सत्या फाइनेंस, स्टार फाइनेंस टाइप की कुछ इस प्रकार की कंपनियां इन्वॉल्व थी जो 2 व्हीलर लोन 4 व्हीलर लोन कर रहे थे। अच्छा, और वो गड़बड़ हो गए, वो भाग गए या हुए कि नहीं हुए वो तो बैंक का मैनेजमेंट ही बताएगा। लेकिन उनके रुपया लेके भाग जाने का जो आम ग्राहक था उसका पैसा मर गया। 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया उनका पूरी तरह से डूब चुका है। बैंक पे डायरेक्शन लगा हुआ है। और सबसे आपको एक बड़े अचंभे की बात बताएं भारतीय रिजर्व बैंक की, कि भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि जो कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहा है, जो घोटाले कर रहा है, वो काम करता रहेगा, उसको सैलरी पूरी दी जाएगी, और जो ग्राहक जिसने पैसा जमा किया है उसको पैसा नहीं दिया। ये डायरेक्शन से ये नियम है, डायरेक्शन नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। भारत सरकार के लिए इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति और क्या होगी कि जो घोटाले कर रहा है उसकी सैलरी मिल रही है, बैंक के जो घोटाले करवा रहा है उस व्यवस्था को पोषित किया जा रहा है, बैंक के खर्चे मैनेज किए जा रहे हैं, और जो डिपॉजिटर है, जो कस्टमर है बैंक का, कंज्यूमर है बैंक का, उसका अपना पैसा निकालने से उसको भारतीय रिजर्व बैंक रोकती है। तो इससे ज़्यादा क्या उपभोक्ता अधिकारों का हनन कहीं भी हो सकता है या सोचा जा सकता है? आज हम आपको इसी गंभीर प्रश्न के साथ छोड़ करके जाते हैं। सोचिए कि भारतीय रिजर्व बैंक केवल घपले घोटाले ही नहीं करवाता है बल्कि प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के अधिकारों की हत्या करता है, और ये केवल उसका अर्बन बैंकिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो 50% 75% एनपीए होने देते हैं बैंक का। तब तक बैंक चलाते हैं जब तक बैंक का आखिरी पैसा नहीं घोटाले में चला जाता है, क्योंकि उनको मालूम है। मैं एक बात आपको बीच में रोक के बोलना चाहूँगा जी कि मैंने आरटीआई में 95 से 96 और 98 से 99 तक फेडरल कोऑपरेटिव बैंक का CRR SLR मांगा जी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना में ये जवाब दिया कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को वैश्विक आधार पर निरीक्षण रिपोर्ट, बैंक द्वारा की गई समीक्षा आदि के माध्यम से प्राप्त है। सूचना अधिकार का अधिनियम 2005 की धारा 8E के तहत उस प्रकार की सूचना के लिए प्रकटन के लिए छूट है। तो आखिर जब ये CRR और SLR ये तो बैलेंस शीट्स में होता है, ये तो बड़े बड़े अखबारों में लिखा है। बैंकों की जो बैलेंस शीट आती हैं बड़े अखबारों में छपती हैं, उनको आदेश हैं सेबी के कि उनको छापिए CRR SLR। तो इसको छुपाने की आवश्यकता क्या थी भारतीय रिजर्व बैंक को? ये केवल फेडरल कोऑपरेटिव बैंक में नहीं, मैंने तो यूनाइटेड कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक UCC बैंक जो 200 करोड़ का घोटाला करके भाग गया, मैंने 2005 से 2011 तक का NPA मांगा उनसे, उन्होंने NPA भी इसी आधार पे देने से मना कर दिया। मैंने ब्रह्मावर्त कोऑपरेटिव बैंक का 2005 से 2011 तक का वर्षवार NPA मांगा, उन्होंने वही जवाब दिया कि हम साहब नहीं देंगे। इससे क्या तो क्यों छुपाती है? प्रश्न उठता है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आम उपभोक्ता के पैसे से संबंधित है, ये जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक क्यों छुपाती है? इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय रिजर्व बैंक की मंशा और नियत दोनों ही संदेहास्पद हैं। इसका मतलब इन घोटालों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों का। इसका मतलब कि इन घोटालों की रिकवरी के लिए ये रिकवरियां न हो पाए उसमें महती भूमिका निर्वाह करता है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। सरकार के लिए एक बड़ा गंभीर सवाल है कि क्या ऐसे ही बैंकिंग के बूते हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि PMC में मैं पुनः कोट करूंगा कि हमारी
माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि इट इज़ नॉट अ मैटर रिलेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आदरणीय, आर्थिक स्तर पर होने वाली किसी भी हाश के लिए, किसी भी हानि के लिए जिसके लिए आपकी बैंकिंग व्यवस्था जिम्मेदार है, उसके लिए आपकी भी जिम्मेदारी है। क्यों? आप संविधान के तहत आदमी की आर्थिक अधिकारों की भी रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। इस गंभीर प्रश्न के साथ मैं धन्यवाद देता हूं टंडन जी आपको। पुनः आपसे ऐसे ही विषयों पर चर्चा होती रहेगी कि ये घोटाले कैसे होते हैं, कैसे किए जाते हैं और कैसे आम आदमी को इससे बचना चाहिए। न्यूज़ 24 प्राइम के इस विशेष टॉक शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।